कल मैं था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया था, नहीं समझाया था, सिर्फ इतना बोला था कि आई और आर बराबर होता है। प्रैक्टिकली ऐसा हमने देखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, बदलना ही बोला था। हाँ, इस बात को काट के मैंने एक बात बोल दी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में क्या क्या सेम रहता है। फिर एक भारी भरकम सा वर्ड में बोल के चला गया था कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बदलते हैं। यहां पीछे से आवाज आई, मैंने बोला कि कल के सेशन में इस बात को हम क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या चीजें बदलती हैं। थोड़ा सा मैंने फिर सोर्स इन्होंने बाद में पूछा, खैर तो पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। तो अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली आपको पता है, फिर भी आगे काम करेंगे ना। और जो कल की बात, मैंने एक सेंटेंस तो पूरा लिख दिया था कि क्या क्या बदलता है। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बोलो हाँ के ना। स्पीड, वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन केस में अब क्या क्या नहीं बदलता वो बात मुझे बतानी है, क्लियर है ना। तो आगे बढ़े, चलो भाई कॉपी पेन तो निकाल लेना, जो चीज जरूरी है उनको नोट कर लिया करो। अपनी स्पीड को इतना इंप्रूव कर लो कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सारी चीजें मेंटेन करके चले, क्योंकि उससे मेमोरी बढ़ जाती है लिखने से साथ के साथ। हाँ, आपका दिमाग लिखने और समझने पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मतलब लिख रहे हो और समझ नहीं रहे तो फिर काम नहीं चलेगा। और लग रहा है कि आप कैपेबल नहीं है तो आप लिख लीजिए, फिर उससे काम चल जाएगा। यहां थे हम, है ना। ये कहानी मैं कल आपसे बता रहा था, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया था ना कल, ठीक। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है। चलो, तो कल मैंने बोला था वो बात मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, है ना। पहले मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाऊंगा और उसके बाद क्या क्या बदलता है क्या क्या नहीं बदलता है वो बात बाद में बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिला है कि जो एंगल होते हैं ये दोनों, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो बाई एक्सपेरिमेंटली या फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये देखने को मिला है जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये पहली बात देखने को मिली। और दूसरी बात क्या थी सर, जो एक्सपेरिमेंट से हमने देखा, तो दूसरी बात ये देखने को मिली कि ये जो नॉर्मल है जिसे अब अविलंब कहते हैं हिंदी में, सब कुछ हिंदी में कल मैंने बताया था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही समतल में होते हैं। अब एक ही समतल का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये हुआ कि एक, जैसे ये सरफेस, ये वाली जो मेरा हाथ आप देख रहे हैं, पाम, हथेली, सब कुछ इंसिडेंट रे भी यहां होगी, नॉर्मली भी यहां होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी यहां से जा रही होगी। मतलब उसी एक ही जगह पे है ना। प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना, यही जगह है और कोई दूसरी परत नहीं है। इसी परत पर इंसिडेंट रे, इसी पे नॉर्मल और इसी पे, इसी को बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होते हैं, लाइन सेम प्लेन, समान समतल में लाई करते हैं, उसी एक प्लेन पर सब कुछ तीनों के तीनों। तो ये भी वहां ऐसा देखा गया। तो दूसरी बात जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं वो मैं लिख दूं कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, कल मैं लिख चुका था तो अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण एंड अविलंब यानी नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, समान समतल, प्लेन माने समतल में लाई करते हैं। इन्हीं को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यही दो क्या कहलाते हैं, इन्हीं दो को क्या बोलते हैं, दीज आर द लॉ ऑफ इन्हीं को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम। कोई दिक्कत इसमें, ये बेसिक बात है, ठीक। मैं जो कल बता रहा था आपको वो ये बात थी, नोट डाल के, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में एक अमेजिंग बात और कि सर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसी सरफेस के लिए, कैसी सतह के लिए वैलिड है। इस दुनिया में कैसी भी सतह हो, चाहे तो वो प्लेन हो, चाहे वो
कर्व हो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कैसे भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर पहले उसको भी लिख देता हूं, जैसे चाहे वो प्लेन सरफेस हो इस तरीके से, देखो ऐसी सरफेस हो एकदम प्लेन, ठीक है। चाहे तो एकदम इस तरीके से प्लेन सरफेस हो, इसे प्लेन समतल, प्लेन सतह बोलेंगे। दिस इज व्हाट, प्लेन सरफेस। प्लेन माने समतल और सरफेस माने सतह, समतल सतह। तो यहां आप रे डालेंगे जो अभी मैंने बताया था, ये इंसिडेंट रे, ये सब क्या है नॉर्मल, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड। तो हर केस के लिए क्या करेगा, ये एन, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई और ये एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है, समतल जो सतह होगी उसके लिए। चाहे सरफेस कर्व्ड हो, कर्व्ड माने वक्र, प्लेन ना हो, प्लेन के अलावा कैसी हो उसे क्या बोल देते हैं, कर्व बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं सरफेस ऐसी हो, अब देखो पॉलिश तो कहां से हो रही होगी, बोलो हाँ के ना। जो ऊपर वाला एरिया तो क्या है रिफ्लेक्टेड है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने अगर इस लाइट रे को ऐसे डाला, इंसिडेंट रे को, और ये मैंने क्या डाल दिया, तो ये भी रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी ये एंगल आई और ये एंगल ये भी फॉलो करेगा। ये कैसी सरफेस है, कर्व्ड, यानी वक्र सतह है। कैसी है, वक्र सतह। बोलो क्या कहते हो, क्लियर। चाहे ऐसी हो, इस तरीके से हो बेसिक, ये भी तो क्या है वक्री है, कैसे भी हो। तो बाहर वाली सरफेस को तो पॉलिश करोगे आप। तो अगर यहां भी इंसिडेंट रे डाली जाए, ये नॉर्मल और ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ये भी क्या करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो। क्या बात समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो सरफेस आइदर प्लेन और कर्व। सतह चाहे तो प्लेन हो, समतल हो या फिर वक्र हो, हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, वैलिड होंगे, सरफेस कैसी भी हो। क्लियर है। क्योंकि अब तक हम जो पढ़ के आते थे वो ये पढ़ते थे, ये केसेस समझ रहे हो, क्लियर हो गया। तो ये बाद में मेंशन करके यहां लिख देता हूं, नोट डाल के, यहां नोट डाल के लिख देता हूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is valid surface either curve और प्लेन। हिंदी वालों को कोई दिक्कत है इसमें, हिंदी वालों को कोई दिक्कत है, प्रकाश का यह दिक्कत है, दिक्कत है, लिख दूं हिंदी, लिखना है हिंदी, बहुत बढ़िया। प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू होता है या सतह समतल हो या वक्र। क्लियर है भाई। ये दिमाग में आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा फिजिक्स आपको फिगर से चलेगा। सरफेस कैसी भी हो विवेक, फर्क नहीं पड़ता विवेक, सरफेस कैसी भी हो। हां, अब हमने 10th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि सर एक तो होता है रेगुलर सरफेस, चिकनी जो सतह होती है, और एक होता है इरेगुलर। तो रफ सरफेस में क्या ये फॉलो करता है, ये जितनी भी सरफेस हैं वो सभी की सभी कैसी हैं, नहीं चिकनी है, स्मूथ हैं। कैसी हैं सभी की सभी, ये ऊबड़ खावड़ नहीं है। अगर ये ऊबड़ खावड़ होंगी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इरेगुलर, तो वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड
ये बात तो दिमाग में क्लियर है। तो ये सरफेस चिकनी है, सभी चिकनी सतह है, क्लियर है ना। रेगुलर सरफेस नहीं है, अगर रेगुलर सरफेस होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कल की बात पर आता हूं जो आपको समझा रहा था कि लॉ, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में क्या क्या बदलता है क्या क्या नहीं बदलता, वो बात कल मैं समझा चुका था आपको। याद होगा एक रिलेशन आपको देके गया था मैं कि बेटा V बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा। एफ क्या होती है यहां पर, यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है बच्चे किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन सोर्स। देखो सोर्स दो प्रकार के होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा क्लास है ना 11th में, साउंड चैप्टर। तो सोर्स मतलब साउंड का सोर्स क्या है। जैसे यार सिंपल सी बात है, कोई सोनी का माइक है, जो स्पीकर बोलते हैं, आप गाने सुनते हैं, डीजे चल रहा है, तो उस डीजे में से साउंड आ रहा है ना, तो साउंड आ कहां से रहा है, तो डीजे उसके लिए क्या बन गया, सोर्स। अब लाइट आ कहां रही है, इस ट्यूबलाइट में से, तो इस ट्यूबलाइट का सोर्स मतलब हमारे लिए लाइट का सोर्स क्या है, ये ट्यूबलाइट। तो सोर्स आप साउंड में भी पढ़ोगे टर्म सोर्स, और ये लाइट में भी पढ़ोगे सोर्स, इसको स्रोत कहा जाता है और कुछ नहीं। डिटेल में मैं आपको साउंड के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा। वहां ऑब्जर्वर की बात करते हैं। कई बार आपने फील किया होगा कि मान लेते हैं होता नहीं है, गांव में आते हैं कि धनिया ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, सकर आते हैं, तो बहुत दूर से जब आवाज आ रही होती है तो हमें हल्की हल्की सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे नजदीक आता है तो आवाज, एग्जाम्पल के तौर पर कोई गाड़ी आ रही है और हॉर्न बजा रहा है बहुत दूर से, तो हल्की हल्की आएगी, लेकिन जैसे ही आपके पास आएगा तो आवाज, लेकिन आपसे गुजर के दूर जाएगा तो आवाज। तो जो साउंड है सोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर कौन होता है, देखने वाला, सुनने वाला। तो ये सारी टर्म साउंड में हमें समझ में आएंगी कि क्या है सोर्स, ऑब्जर्वर क्या है, ये सारी बात है, ठीक है ना। देखो हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, अब रटने से मजा नहीं आता, तो लॉजिकली आपको सेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, चलो यहां तक बात क्लियर। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किस पर डिपेंड करती है, और सोर्स एक ही होता है हर चीज का, इसलिए ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमेशा, तो ये बच्चों हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली आपको इतना पता लगा कि V किस पर डिपेंड करा, और रिफ्लेक्शन के केस में कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मीडियम नहीं बदल रहा, कल पढ़ाया था, और मीडियम नहीं बदल रहा मतलब V कैसी है, और जब V सेम है तो लैम्डा भी क्या होगा। तो ये बात मैंने कल आपको बता दी थी अच्छे तरीके से, तो ये रिपीट कर दी है बस मैंने। तो पहली बात, ना तो वेलोसिटी बदलती मतलब स्पीड नहीं बदलती, ना लैम्डा बदलता, ना बदलती रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। यही मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में, जो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, आगे पढ़ेंगे, जो आप पढ़ चुके हैं 12th में 10th में, वहां आप देखते हैं मीडियम बदलता है, और मीडियम बदलता है तो V बदलेगा, लैम्डा भी बदलेगा, F नहीं बदलेगा। तो ये बात तो आप समझ गए। अच्छा ये तो इतना क्लियर है कि ये जो जितने भी हैं सभी के सभी क्या रहते हैं, ये सभी के सभी क्या रहते हैं, रिमेन्स सेम। बोलो हाँ के ना, रिमेन्स सेम। ये बहुत बार, कितनी बार सवाल नहीं पूछा, आप देखते होंगे बहुत प्रीवियस ईयर में सवाल मिल जाएंगे आपको, किसी बुक में सवाल मिल जाते हैं, क्या बदलता है क्या नहीं, बहुत सारे फेमस क्वेश्चन इस पर मिलते हैं। लेकिन क्या नहीं बदलता है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बदलता है। इंटेंसिटी माने मतलब होती है क्षमता, और एम्पलीट्यूड माने होता है आयाम। एम्पलीट्यूड बेसिकली पता है क्या होता है, जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय अ पार्टिकल। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं ये मेरे पास ए पॉइंट है और ए से बी तक की दूरी ये है। अब अगर ये मानो इसका मिड पॉइंट है ओ, जैसे लग नहीं रहा, ये मिड पॉइंट ओ, अगर ये पार्टिकल ये यहां बी तक गया तो इस ओ के लिए बी क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया, अत्यधिक विस्थापन हो गया। इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयाम जिसे हिंदी में कहते हैं। एम्पलीट्यूड और कुछ नहीं होता, कोई पार्टिकल अगर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, और कुछ नहीं होता एम्पलीट्यूड। आयाम, आयाम क्या होता है, अगर कोई कण बहुत मतलब सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है, उस दूरी को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। आयाम और कुछ नहीं होता। पिछली बार एनडी ने यहां से सवाल पूछा था एम्पलीट्यूड पर। ये सारी टर्म हम पढ़ेंगे, एसएचएम नाम का एक चैप्टर आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, वहां एम्पलीट्यूड का जिक्र होगा। ये मैंने आपको बस ऐसे ही नॉर्मली बताया, बाकी का वहां सब पढ़ेंगे। तो जो
बच्चों दूसरा जो केस है कि जो इंटेंसिटी होती है और जो एम्पलीट्यूड होता है वो इसका रिलेशन आपस में ये होता है। अब सर फील नहीं आ रहा, फील मैं आपको बताता हूं। एक बात कर बताओ, ये सरफेस है, लाइट इस पर पड़ी, क्या पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी? वो जो सरफेस है वो कुछ न कुछ एनर्जी को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी क्या हुई? एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अब तो ये भी पता लग गया कि इंटेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। और एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? बोलो हाँ के ना। ऐसा कौन सा केस है ऑप्टिक्स के अंदर जहां पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है? TIR, जो आपको पढ़ाऊंगा मैं रिफ्रैक्शन के केस में, 100% ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब वो लाइट 100% रिफ्लेक्ट होती है। कहां? TIR के अंदर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, इसके बहुत सारे फॉर्मूले, मरीचिका वगैरह। समझ पा रहे हो ना? जो पढ़ा रहा हूं बेकार नहीं है, सबको दिमाग में सेट करते जाओ, सब कुछ यूज होगा आपका। तो ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर 100% लाइट क्या होती है? मतलब रिफ्लेक्ट होती है वो TIR के अंदर। तो यहां जब लाइट पड़ेगी तो सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी, इसका बेहतरीन एग्जांपल पता है क्या? रेडियम। रेडियम जान दो, घड़ियां, घड़ियां देखी है आपने जो आती हैं, मतलब जिसमें पहले, अब तो शायद डिजिटल जमाना आ गया है, जब पहले आती थी, मतलब अभी भी आती हैं, तो लाइट डालोगे उस पर तो वो फिर अपना कलर दिखाने लग जाते, रात में हम अपना टाइम देख सकते हैं। वो होता क्यों है? रेडियम क्या करता है? उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों क्या होते हैं? चेंज होते हैं, लेकिन चेंज में घटेंगे कि बढ़ेंगे? बोलो हाँ के ना। कोई डाउट? तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि इंटेंसिटी माने आई बोले तो, यानी से क्षमता कहा जाता है। हाँ, देखो इंटेंसिटी एंड आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, गलत लिख दिया, एम्पलीट्यूड, आयाम डिक्रीजेस। ये साइन किसका है? नीचे जा रहा है, डिक्रीजेस, घट रहा है। ठीक है, बोलो कहानी खत्म लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब आगे बढ़े। कल अगर आपको याद हो तो मैं आपसे बोल रहा था कि बेटा लाइट हम किसी एंगल से भी डाल सकते हैं और किसी नॉर्मल से भी डाल सकते हैं। वो वाला केस आपको मैं बता रहा हूं अब। हाँ सर, चलो भाई नेक्स्ट। इतना तो नोट हो गया होगा, यहां तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं।
बहुत कुछ है पढ़ने के लिए तो सिलेबस में नहीं, मतलब इसमें बहुत कुछ है। अब यकीन मानना मैं आपको इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूं जिसकी जरूरत फंस गए कि नहीं फंस गए? जरूरत है। और ये बात कब देखने को मिलेगी? पेपर में। अभी इस साल जो पेपर आया है, जरूरत नहीं तो खाऊंगा लग रहा है। दिमाग को एक्टिव रखा करो, जरूरत है, बिना जरूरत के कैसे काम चल जाएगा। ये हाँ थोड़ा बेसिक है जिस पे मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक जितना स्ट्रांग हो जाएगा उतना आपके लिए फायदा है और कुछ नहीं। हर चैप्टर में मैं आपका बेसिक से उठाऊंगा, ये मेरा टेम्परामेंट है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, कोई भी कारण रहा होगा, वॉटएवर, मतलब पढ़े ही नहीं होंगे, मतलब कुछ भी रीजन रहा हो, मन नहीं करा हो पढ़ने का या बहुत सारे रीजन रहे हो, दुखी हो, टेंशन हो, तो वो टेंशन कम से कम वो पहले वाली दिक्कत नहीं दे आपको, अब आप पढ़ लें, है ना। तो अब ज्यादा तनाव में मत रहना, अब आपको चीजें सीखनी है। क्योंकि देखो सपने सब देखते हैं, सपने कौन नहीं देखता? हर इंसान देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरे करने के लिए क्या करनी होती है? और उनको पकड़ना होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या वो सपने आपको मिलेंगे? मैं भी सोचता हूँ सोते सोते कि मैं हवाई जहाज में डेली घूम रहा हूँ। कौन नहीं देखता सपने? देखते हैं ना, लेकिन उनके लिए मेहनत कौन करेगा? सपने हम देख रहे हैं, मेहनत कोई और कर रहा है, फल कौन लेगा? अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आपसे ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। अपने कंप्यूटर को देखिए, अपने साथ जो बैठा है आपसे तो मेहनत कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा होगा अगर सही स्टूडेंट रहा हो। कंपटीशन होगा तो आप में से जब टेस्ट होगा अपने आप छटके निकल के आ जाएंगे, किसकी कहानी खत्म है और किसकी कहानी अच्छी है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो जब टेस्ट होगा ना आपका, अभी तो नहीं, जब 2-3 चैप्टर हो जाएंगे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। एक चैप्टर में सब बेस्ट करते हैं, एक चैप्टर तो सब बढ़िया कर लेते हैं, अच्छा रट लेते हैं उसको। जब 2-3-4 चैप्टर मिल जाते हैं ना, तब पता लगता है कितना दम है। जब 11th-12th में थे तो क्या करते थे, टीचर से बोल देते सर किसी का भी टेस्ट ले लो, लेकिन जब 5 चैप्टर मिल जाते थे, हाफ ईयरली होता था, तो क्या होता था? कहानी खत्म। और एक चैप्टर का लेते थे तो 20 में से 20, 19, 18 नंबर आते थे। एक चैप्टर का जब कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, इकट्ठा आता है, एक चैप्टर नहीं होता। तो जब अभी आपका 1 महीने के अंदर मैं टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, जब तक काफी चैप्टर भी हो जाएगा। और जरूरत मुझे पड़ी, जैसे हम सिलेबस में लग रहा है कि पीछे चल रहे हैं, मान लेते हैं हम पीछे चल रहे हैं ऐसा, तो मैं क्या करेंगे, वीकेंड में एक लंबी क्लास लगा देंगे, सिंपल। तो सिलेबस की टेंशन मत लेना आप, सिलेबस मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं सिलेबस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ये दिमाग में रखना। सिलेबस के लिए पढ़ाता तो 15 दिन की है आपकी फिजिक्स, जो आपका एनडीए का सिलेबस है, और ये सब नहीं पढ़ाया जाता, ये सब नहीं, बस इतना कहानी बता के जो कल बताई थी खत्म, ये नहीं बताया जाएगा आपको ये सब। बट मैं इसलिए बता रहा हूं, शायद अगर लेवल बढ़ गया तो आप बेहतर परफॉर्म करोगे, समझ रहे हो? इससे और नेक्स्ट नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ, अब जाएगा तो तब। तो जहां अगर रीच मुझे देनी होगी कंसेप्ट को ऊपर ले जाने की, क्वेश्चंस को लेवल हाई करने की, तो मैं दूंगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, जितना पढ़ाऊं उस पर फोकस रखना है। अभी देखो आज तो शायद हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, कल भी नहीं, परसों पहुंचेंगे। इस साल ऑप्टिक्स से एक सवाल दिया था ना, मैंने आपको बताया था ऑप्टिक्स वाला, उस सवाल को आप लोग जाके देखना एक बार। एनडीए 1 2023 का पेपर डाउनलोड करना। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, वो पढ़ाऊंगा अभी, कंसेप्ट आगे आएगा। तो उस कंसेप्ट को उस सवाल को जाके देखना, ऑप्टिक्स का जो पहली वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था, और सवाल को दिमाग लगाना, फिर आप देखना कितना डेप्थ में आपसे वो क्वेश्चन पूछा है उसने। आपको ऑप्टिक्स का अंदाज, जो हम सब पढ़ रहे हैं ऐसे सवाल ही नहीं दिया उसने, फिर कोई फायदा रहा ऑप्टिक्स पढ़ने का? पूरा घिसे भी सवाल भी नहीं आया, वो कोई मतलब रहा? मतलब तो तब था जब आप उस सवाल को सही करके आते। क्या कहते हो? तो डेप्थ में आपको जाना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आसान आसान चीजें पढ़ता रहूं और कुछ भी बढ़िया ढंग का ना पढ़ना पड़े, देखो जब अच्छी चीजें मिलती है तो आसानी से समझ में भी नहीं आती, लेकिन मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि आपको मैं टू द पॉइंट समझाऊं, लिंक करूं वर्ड के साथ, तो आपको दिक्कत भी कोई नहीं आती होगी, ना डाउट बनेगा आपको। ये निश्चित है। अगर आपका फोकस यहां है, अगर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, सो रहे हो, तो अलग बात है। चलो आगे बढ़े ना, ठीक, ज्ञान बहुत हो गया, नोट करके डालो, समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, ठीक, बाउंड्री है कोई, और बाउंड्री का काम क्या होता है, कल बताया था, मीडियम को डिवाइड। खैर, ये हमारा मान लेते हैं नॉर्मल है, क्या है ये? ठीक है भाई, ये नॉर्मल है,
अब एक बात बताओ, मैं लाइट को कैसे डाल रहा हूं, इंसिडेंट रे को कैसे डाल रहा हूं, नॉर्मली डाल रहा हूं ऐसे करके, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब मैं लाइट को किसी एंगल से, अब मैं कैसे डाल रहा हूं, नॉर्मली, तो पॉइंट से टकराएगी और टकराने के बाद वापस अपनी मीडियम में आ जाएगी। क्या इसने नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एंगल आई क्या होगा, बोलो हाँ के ना, क्योंकि नॉर्मल के साथ तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा। हाँ ऐसे जाती तो नॉर्मल के साथ कुछ न कुछ एंगल बनाती, लेकिन यहां तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, बोलो क्या कहते हो, ठीक है। तो एंगल आई 0 हो गया, इसलिए एंगल आर भी क्या होगा, किसकी वजह से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। एंड एंगल आर इक्वल टू 0, क्यों, रीजन क्या मिलेगा आपको, बिकॉज एंगल आई इक्वल टू, बोलो हाँ के ना। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर किसी रे को आप नॉर्मली डालते हो, इंसिडेंट करते हो, आपतित किरण को डालते हो नॉर्मली अविलंब पर, तो रे क्या करेगी, अपने पाथ पर दोबारा से वापस आ जाती है, रिट्रेस इट्स पाथ, एक वर्ड है इंग्लिश में रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब है कि दोबारा से अपने पास, री माने दोबारा, ट्रेस मतलब दोबारा अपने रास्ते को पकड़ लेना, रिट्रेस समझ रहे हो ना, तो अपने रास्ते पर दोबारा से आ जाती है। तो यहां बात इतनी समझ में आ रही है, तो ये बात मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर से क्लियर हो रहा है ना। अच्छा इतनी बात क्लियर, ये फिगर से क्लियर हो रहा है, लेकिन हाँ, अगर मैं आपके सामने फेमस और दूसरा एग्जांपल दूं, देखो ये तो रहा हमारा प्लेन मिरर का, ये क्या है, प्लेन मिरर, दिस इज व्हाट, प्लेन मिरर, ऐसा बोल सकते हैं ना, या मत बोलिए प्लेन मिरर मत बोलिए, ऐसे ही मान लेते कोई एक सरफेस है, ठीक। लेकिन अगर आपके सामने मैं 2 मिरर और रखूं, देखो थोड़ा एडवांस चलते हैं, आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तक आप यही फिगर पढ़ते आ रहे होंगे, मैं आपके सामने और फिगर डालता हूं। कनकेव मिरर जानते हो, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, मैंने अभी पढ़ाया तो है नहीं आपको, लेकिन इतना बेसिकली आपको आता होगा, ऐसा मैं मान के आपको आगे समझा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है कनकेव कॉन्वेक्स में, उत्तल अवतल में, तो ऐसा मान के, ताकि उस और एग्जांपल मैं आपको दे पाऊं, ताकि और दिमाग आपका इंप्रूव हो पाए। देखो कैसे, अगर मान के चलो ये मेरे पास, अगर बाहर से पॉलिश कर देंगे, ध्यान से देखना, मैं आपको आज एक लाइन बता रहा हूं, क्या, अगर रिफ्लेक्शन इनसाइड हो, अंदर से हो, तो उसे कहा जाता है कनकेव मिरर। तो बाहर से पॉलिश करते हैं ना, तो रिफ्लेक्शन बाहर से थोड़ी ना होगा, कहां से होगा, तो ऐसे मिरर को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण, क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण, यानी कनकेव मिरर। और जहां रिफ्लेक्शन कहां से हो, बाहर से, उसे क्या कहा जाता है, बोलो हाँ के ना। तो ये सब बात मैं लिखते जा रहा हूं साथ ही साथ, है ना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनसाइड, बस क्लियर है ना, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सारी बातें लिखता जा रहा हूं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे सी बोलते हो आप। अब एक काम करते हैं, अगर मैं कोई रे डालता हूं यहां से,
आपको पता है बेटा, अगर कोई रे में डालूंगा तो जैसे, देखना ध्यान से, ये है, आपको पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। अभी मैं क्या बोल रहा था, अब मैंने ये डाला सी, हमें पता है कि ये सी वाले केस में क्या होता है, लाइट वापस आ जाती है कि नहीं आ जाती है? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आता है ना इतना प्रॉपर्टी, वो बांध के आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं आता तो मैं नहीं बताता, समझाऊं ना आगे। कन के मिरर की कहानी पता है ना, लाइट वापस आ जाती है सी से, है ना? तो अगर जैसे ही लाइट जाएगी तो वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। कोई भी केस हो दुनिया का, कोई भी केस। जैसे मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं, देखो अभी समझ में आएगा। जैसे मैंने मान लिया ये कौन सा है, कन्वेक्स। अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं ना, उत्तल। तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर से। अब एक काम करते हैं, देखो क्लियर होगा थोड़ा सा। अब एक काम करो, हम एक लाइट रे ऐसे डालते हैं, आपने देखा होगा हमें लाइट रे कहां से आती हुई दिखाई देती है, यहां कहीं सी से आती हुई दिखाई देती है कि नहीं देती है? ऐसी तो आती हुई पड़ती है। तो अगर जैसे लाइट रे जा रही होगी वैसे क्या हो जाती है, तो यहां पर भी एंगल और आई आर, एंगल आई और आर क्या है, जीरो है, क्योंकि ये किसका काम कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है। समझ पा रहे हो ना मेरी इतनी बात? कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है इसमें? तो ये बेसिक वही सारे एग्जांपल हैं, क्योंकि जो सी होता है हमारा किसकी तरह काम करता है, नॉर्मल की तरह काम करता है। और आपको याद होगा एफ और आर में रिलेशन निकालते थे सर 10th क्लास में, तो आपको पता है हम इसको क्या मान के चलते थे, नॉर्मल। अब आया दिमाग में, एफ बराबर आर अपॉन टू प्रूफ करवाते थे 10th क्लास में, और हम उसको रटते थे क्योंकि वो आता ही आता था पेपर में। तो वो आप ध्यान देते होगे कि इसको क्या मानते थे, वो नॉर्मल मान के चलते थे। याद आया आपको? तो ये वही कहानी है। तो ये तो रही हमारी, अगर आप नॉर्मली डालोगे तो ध्यान रखना सी हमारा किसकी तरह काम करता है, नॉर्मल। चाहे वो फिर आप ऐसे करके डालो, बात एक ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गई हमारी सारी की सारी जानकारी रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया ये सब कुछ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा होता है खत्म। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। समतल सतह से या समतल दर्पण से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं, सारे के सारे मैं आपको पहले प्लेन मिरर के, कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे मुझे प्लेन मिरर को पढ़ाने में, 2 से 3 दिन ऑलमोस्ट। तो देखो लगाओ हेडिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, या प्लेन मिरर बोल दो या प्लेन सरफेस बोल दो, बात एक ही है ना। मैं प्लेन मिरर बोल देता हूं, है ना। प्लेन मिरर को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो हिंदी वालों के लिए समतल दर्पण। चले भाई कंटिन्यू करें। प्लेन मिरर क्या होता है, सिंपल सी बात है। प्लेन मिरर का मतलब क्या है सर, बड़ा सिंपल सी कहानी है कि अगर मान लेते हैं, पहले कुछ बता दूं आपको। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर के अंदर ध्यान से सुनना, आप लोग पढ़ के बैठे होंगे पहले कि इसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। आप पढ़ते होंगे वर्चुअल बनती है, सेम साइज की बनती है, लैटरली इन्वर्टेड पार्श्व उल्टा बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है, पढ़ा है ना, सेम हाइट की बनती है, मतलब सेम साइज, ये सब पढ़ा है आपने। उन सब के मीनिंग आपको मैं समझाऊंगा कि वास्तव में रियल का मतलब क्या होता है, रियल इमेज का सेंस क्या होता है, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है। वर्चुअल इमेज को हिंदी में कहते हैं आभासी। तो सब चीजों के मीनिंग सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये रही एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये रहा, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है भाई। दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर, समतल दर्पण।
मान लेता हूं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये रहा, वस्तु है कोई, ये रहा कोई ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, करीब कितनी डिस्टेंस पर रखा है, एक्स डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट से, कितनी दूर रखा है। इस कंसेप्ट को हम दो तरीके से सीख सकते हैं, या तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो, एक्सटेंड का मतलब खड़ा हुआ, या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के। पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए नहीं समझा है क्योंकि आपका दिमाग शायद उतना काम ना करे, तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया है, खड़ा मान लिया है। ठीक है, जैसे समझ लो कोई भाई साहब खड़े हैं आराम से, मस्त, आपको फील आ जाएगा कितनी डिस्टेंस पर खड़े हैं। तो प्लेन मिरर का ये कंसेप्ट होता है बेटा कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पर इमेज। आपके यहाँ घर ड्रेसिंग टेबल है शीशा, वो प्लेन मिरर का काम करता है। जितनी डिस्टेंस पर हम प्लेन मिरर से खड़े होते हैं उतनी डिस्टेंस हमारी पीछे इमेज बनती है। कैसे बनती है वो सारी बातें भी समझाऊंगा। ये पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने होंगे, दिमाग में सेट करने होंगे। तो मान लेते हैं एक्स ही डिस्टेंस पर एक्स ही होगा लगभग, है ना, ये एक्स डिस्टेंस पर वही लगभग इसकी इमेज बड़ा सा बन गया। काम चल जाएगा, चल जाएगा ना, चल जाएगा। तो ये तो रहा हमारा ऑब्जेक्ट, वस्तु, और ये क्या है हमारी इमेज। सर इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं। अब बार बार मत पूछना इसकी हिंदी, है ना। ऑब्जेक्ट माने वस्तु और इमेज की मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, अब कहानी क्या है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट से मैंने कोई रे डाली, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब मैंने कोई इससे इमेज डाली, देखो रे डाली इसके सर से, डाल दी रे, प्लेन मिरर से टकराई होगी। अब देखो नॉर्मल वाला केस बन गया, वापस आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे क्या प्रतीत हो रहा होगा कि कहीं पीछे से आ रही होगी। अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे क्या लग रहा होगा, ये यहां कहीं से आ रही होगी। नॉर्मल वाला केस हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी जैसे गई वैसे ही क्या हो गई है, वापस। क्या कहते हो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। आपको पता है, अभी मैं बताऊंगा कि इमेज बनती कैसे है। इमेज हमेशा जब बनती है जब कोई दो रे आपस में किसी पॉइंट पर कट करती हैं। तो आप देखते होंगे जब 10th और 12th क्लास में आप पढ़े होंगे ऑप्टिक्स, तो आपने देखा होगा जब सर इमेज आप सर पढ़ाते थे तो हमेशा दो रे को लेके चलते थे, और समझ में नहीं आता था, सर रटना पड़ता है, पता नहीं, हर बार दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे। अब सब क्लियर हो जाएंगे। हमेशा जो इमेज बनती है वो हमेशा इमेज बनती है जब दो कोई रे आपस में क्या करती हैं, कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर कट करती हैं वहां क्या बनती है, इमेज बनती है। अब इमेज, रियल इमेज क्या होती है, वास्तविक, और वर्चुअल क्या होती है, वो आगे समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो रे डाल दी हमने और दूसरी रे और डाल देते हैं। एक रे ये रही यहां पर, ठीक। तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी, आपको पता है अगर ये आई एंगल बनाएगी तो ये भी क्या बनाएगी, अब तो किसी एंगल पे गई है। तो आपने अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा कि जितना ये एंगल से ठीक, तो यानी अगर ये एंगल आई होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। कोई दिक्कत इसमें। अब किसी एंगल पर जा रही हो, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन मुझे क्या प्रतीत हो रहा होगा, ये वाली इमेज कहां जा रही होगी, लगभग यहां कहीं कट कर रही होगी। और मुझे इमेज कहां दिखाई देती है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट आपको कहां दिखाई देता है, पीछे दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है, पीछे दिखाई देता है। बोलो हाँ के ना। तो ये कहानी है आपको इमेज दिखाने की, ये तो है तरीका। यहां आपको दिमाग में क्या रखना है, पहला पॉइंट दिमाग में ये रखना है कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, वो पहली की पहली बात कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहला पॉइंट क्या है, कैसा बनेगा,
वर्चुअल यानी आभासी। अब ये वर्चुअल का मतलब क्या है समझाऊंगा अभी, लेकिन कुछ पॉइंट लिख रहा हूं पहले तो ध्यान। वर्चुअल बनती है सेम, जितनी साइज का आपको भोला दिखाई दे रहा है उतनी कहीं तो बन रही है इमेज, सेम साइज समान आकार की बनती है, समान आकार की बनती है। और तीसरी बात सेम डिस्टेंस, या इसको बाद में लिखेंगे। तीसरी बात लैटरली इन्वर्जन। इस बात का मतलब क्या है, इसको हिंदी में कहा जाता है पार्श्व उल्टा। सर ये लैटरली इन्वर्जन का मतलब बताओ क्या होता है। भैया ये मतलब होता है इसका, देखो क्या, देखो ये है लैटरली इन्वर्जन का मतलब, ध्यान से देख लो। पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्लेन मिरर। ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है और आपके सामने डी, कोई ऑब्जेक्ट है डी, तो आप देखो ये वाला हिस्सा कहां दिखाई देगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे। समझ पा रहे हो, इसी को कहते हैं पार्श्व उल्टा। जब आप मिरर के सामने होते हैं तो आपका ये अगर ऐसे हाथ करोगे तो ये वाला कहां दिखाई देगा, ये वाला कहां दिखाई देगा। समझ पा रहे हो, इसी को बोला जाता है पार्श्व उल्टा। ये वाली साइड आप देखते होंगे, आपकी कई बार ये वाली साइड इधर टेढ़ी दिखाई देती होगी, हल्की सी, बहुत हल्की हल्की टेढ़ी थी। जब बहुत समय पहले आज से जब मैं पढ़ता था 11th 12th में, तो मुझे बहुत दिमाग में सवाल आता था कि मुझे लगता था कि मेरी एक साइड टेढ़ी तो नहीं है कहीं, सही में रियली मुझे फील होता था। और मैं बहुत लोगों के फिर मतलब कई बार और लोगों को खड़े करता था ड्रेसिंग टेबल के सामने, यार तेरी भी साइड टेढ़ी है। तो वो होता कुछ नहीं है, वो क्या है, जब साइड चेंज होती है उसी को लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। क्लियर है ना, तो यही है लैटरल इन्वर्जन और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया, तो इसी को बच्चों लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। लैटरल इन्वर्जन, इसे कहते हैं पार्श्व आगे बढ़े। ये वाली लाइन क्लियर है कि नहीं ये बताओ। वर्चुअल वाला केस, वर्चुअल है क्या अभी एक्सप्लेन करूंगा कि रियल और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है ना। सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ऐसे लिख दूं, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। इस बात का मतलब समझ रहे हो, उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत है, बोल देना। तो सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उतनी पर इमेज बनती है। तो ये तो कहानी थी कुछ प्लेन मिरर के बारे में, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बेसिक है। इसमें एक बीच में हमारे लिए बात आ जाती है कि बच्चों ये वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल को बताऊंगा, अभी बहुत कुछ सीखेंगे कि जब ये आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा तो इमेज कितनी स्पीड से आएगी, इसको कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। जब मिरर चलेगा इसकी तरफ तो कितनी स्पीड से इमेज आती हुई दिखाई देगी या कितनी से आ रही होगी। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच विल क्रिएट इन द यूपीएससी एग्जाम, बहुत बार बनते हैं, बने हैं, अभी आगे पढ़ेंगे सारी बातें। तो ये प्लेन मिरर के बारे में कुछ पॉइंट थे, वर्चुअल, सेम साइज, लैटरली इन्वर्जन और सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं। अब मैं आपको मतलब समझाऊंगा। सर ये वर्चुअल और रियल का मतलब क्या है, कहते किसे हैं रियल और वर्चुअल। ठीक है, चलो समझते हैं आगे। पहली बात, इमेज बनती कब है। इमेज मतलब प्रतिबिंब। अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब कोई दो रे आपस में कट करती हैं किसी भी पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इस पर ही क्या बनेगी आपकी, बस। तो दो रे जब किसी पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तब क्या बनती है आपकी इमेज। बोलो कोई दिक्कत। बेसिकली जो इमेज होती है बच्चों वो कितने प्रकार की होती है, एक होती है रियल इमेज, जिसे क्या बोलते हैं,
पहला रियल इमेज, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है वर्चुअल, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। वर्चुअल इमेज को हिंदी में कहते हैं आभासी या काल्पनिक, है ना, आभासी या इमेजनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे आप इमेजनरी, आई आयोटा जिसे बोलते हैं, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आभासी प्रतिबिंब, बोलो हाँ के ना, जो काल्पनिक है, इमेजनरी है, वर्चुअल है। अब इनका मतलब क्या है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, समझना ध्यान से। रियल इमेज उसे कहा जाता है जब कोई दो रे आपस में किसी पॉइंट पर कट करें, लाइन को समझना, कट करें, कट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक, इसी इमेज को हम बोलेंगे क्या, रियल इमेज। बोलो क्लियर। किसी भी पॉइंट पर दो रे आपस में क्या करें, कट करें, उन्हें बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज उन्हें कहा जाता है जब कोई दो रे आपस में किसी पॉइंट पर कट होती हुई दिखाई दें, वास्तव में कट नहीं हो रही है लेकिन दिखाई दे रही है, कैसे वो समझते हैं। मान लेते हैं, देखो ऐसे करके, एक रे मान लेता हूं ये है, ठीक, एक रे कोई ये है, ये दो रे हैं, आराम से मस्त जा रही हैं, मस्त जा रही हैं। अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे क्या प्रतीत हो रहा होगा, ये वाली कहां से आ रही होगी, मतलब यहां से आ रही होगी नहीं आ रही होगी, और इसको मुझे कहां से लग रहा होगा, कहीं इधर से आ रही होगी, क्योंकि एक चौड़ रही है इस तरीके से, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी ना, इसका मतलब मुझे ये कहां से दिखाई दे रही होगी, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, मुझे क्या प्रतीत हो रहा है कि इस पॉइंट से आपस में क्या कर रही होगी, कट रही होगी, मतलब वहां से आ रही होगी, लेकिन क्या वास्तव में कट रही है वो। तो यही अंतर होता है रियल इमेज और, इसी को क्या कहा जाता है, और कुछ नहीं, जैसा एग्जाम्पल के तौर पर आपने अभी देखा था, आपको क्या हो रहा है, मिलती हुई दिखाई, इसलिए मैंने इस इमेज का नाम क्या रखा, बताओ, पॉइंट क्लियर हो गया। इसलिए प्लेन मिरर के अंदर हमेशा जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पर कटती हुई दिखाई, लेकिन वास्तव में एक छोटा सा डिफरेंस, और आप 10th और 12th क्लास में पढ़ते होंगे कि सर जो रियल इमेज होती है उनको स्क्रीन पर लाया जा सकता है, और वर्चुअल इमेज जो होती है उनको स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन पर लाया जा सकता है और नहीं लाया जा सकता, समझाता हूं। पहले इस वर्ड को मैं लिख देता हूं कि रियल इमेज ऑब्टेन, ऑब्टेन माने प्राप्त करना, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन माने पर्दा, यानी पर्दे पर लाया जा सकता है, पर्दा पर लाया जा सकता है, इसका मतलब क्या है। और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, जिसको स्क्रीन पर नहीं लाया सकता, डज नॉट या कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, पर्दे पर नहीं लाया जा सकता, पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। अब इस बातों का मतलब क्या है, बताओ भाई, हाँ है कोई जो बताए कि सर स्क्रीन से मतलब क्या है आपका कहने का।
समझ रहे हो? तो कल इस टॉपिक पर चर्चाएं करेंगे अब आगे कि कैसे स्क्रीन पर लाया जा सकता है और कैसे इसका मतलब क्या है। तो इसके बाद फिर मैं आपको कल ही प्लेन मिरर के और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, जहां हम यही इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे। ये पॉइंट्स आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या है इसमें, कोई डाउट? ठीक है, तो ठीक ठाक पढ़ा करो भाई। चलो ठीक है ऑनलाइन वालों, फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी कब? कल ठीक 1 बजे। ठीक है, पढ़ाई करते रहना जरूरी है थोड़ा सा।